हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आपका जो EMRS का एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो गया है। 22 मार्च को, 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम पेपर है और वो भी सेकंड स्लॉट में है, आफ्टरनून वाले स्लॉट में। अब जो दिन बचे हैं, यदि हम आज से कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 20, 22 या 24 दिन बचे हैं और इन दिनों को जो सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा, लगभग सिलेक्शन के वो नज़दीक होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में जो दिन बचे हैं उसमें पैनिक करने वाले स्टूडेंट, परेशान होने वाले स्टूडेंट, डिप्रेशन में जाने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। आप ये सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम आई है, मतलब हमको ये उम्मीद था कि ये जो डेट है 31 मार्च या उसके नेक्स्ट वीक, मतलब 1 से 5 अप्रैल के बीच में होने की संभावना थी, लेकिन ये 8 दिन पहले आ गई है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो 11 जनवरी को आपके KBS का टियर फर्स्ट हो गया था और 11 जनवरी से 22 मार्च तक कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 70 दिन के आसपास आपको तैयारी करने के लिए मिले, जो किसी भी एग्ज़ाम पेपर के लिए इनफ टाइम है। यदि अब तक आपने किसी भी तरीके से प्रिपरेशन को हैंडल किया, थोड़ा बहुत किया, 10, 15, 20, 50% किया, लेकिन अब जो टाइम बचेगा उसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। हालांकि तरीका हम और बता रहे हैं, बट आप सोचेंगे, समझेंगे, एग्ज़ाम पेपर की डिमांड को जानेंगे, खुद की स्ट्रेंथ को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, तो एक लिंक बन के प्रिपरेशन हो सकती है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप इन बचे हुए दिन में बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। शायद कोशिश ये करेंगे कि एक भी दिन, एक भी मिनट आप डिप्रेशन वाले फेज में नहीं जाएं कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि आपका ऐसा सोच, ऐसा थॉट आता है, जो कि लाजमी है क्योंकि टाइम कम है और प्रिपरेशन मान लीजिए आपको ज़्यादा करनी है, तो ऐसे थॉट आते हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, नेक्स्ट वैकेंसी कब, कैसे होगा, क्या करूँ, किससे बात करूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट ये जो नेगेटिव सिचुएशंस आ रही है, इनमें जो पॉजिटिव एक्शन लेगा, इस सिचुएशन को जो हैंडल कर पाएगा, वही सिलेक्शन लेगा। उसका कारण है जो आपके मन में चल रहा है, जो डर आपके मन में है, जो पैनिकनेस, जो डिप्रेशन आपके मन में है, वो सबके है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही इससे परेशान हो रहे हैं। इवन आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की कर रहा है, सबके मन में यही डर है। इसका मतलब यह है कि पहली बार एक ऐसा एग्जाम पेपर होने जा रहा है जहां पे सभी स्टूडेंट एक ही इनिशियल लाइन पे खड़े होकर पेपर दे रहे हैं। जब केवल MCQ वाला सेक्शन होता था तो स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है बहुत हाई हो सकती थी या होती थी, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐड होने से लगभग सब सिमिलर लाइन पे है। इसलिए यदि सबके पास सेम सिचुएशन है तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? जो सेम सिचुएशन में अच्छा एक्शन लेगा, मतलब अपने आप को सकारात्मक रखेगा। कैसे रखना है वो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसका एक प्रोसीजर है छोटा सा, ठीक है। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, यदि एक बात हम नोट करवा देते हैं, आप नोट कर लेना, हालांकि बहुत नॉर्मल सी बात है, बट नोट कर लेंगे तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अभी आपके पास, जैसा कि हमने कहा, 20 से 24 दिन बाकी है, ठीक है। और ये तय समझिए कि जो KBS की डेट है वो लगभग बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। मान लीजिए कि यदि वो 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास आ जाती है, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास EMRS में जो डेज़ हैं वो 22 दिन हैं। आप ये सोचो कि EMRS में 22 दिन है, साथ साथ KBS में जो मेरे पास दिन है उनकी संख्या लगभग 30 से 40 है। तो आप ये सोचो कि यदि इन 20 दिन में से आपने पैनिकनेस में, डिप्रेशन में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये टाइम वेस्ट EMRS में नहीं हो रहा है, EMRS के साथ साथ KBS में भी हो रहा है। तो यहाँ तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखोगे ही, यहाँ तो आप सिलेक्शन से बाहर जाओगे ही, यहाँ भी जाओगे, KBS में भी जाओगे। इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है, तैयारी, हम वापस बोल रहे हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन वाले पार्ट को, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को, सब्जेक्टिव जो पार्ट ऐड किया है 60 नंबर का 15 क्वेश्चंस वाला, उसको तैयार करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट कंटेंट पढ़ना नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट है ये सोचना कि मुझे जो दिन बचे हैं, मुझे जो दिन मिले हैं, मैं उनका अच्छे से यूज़ करूँगा। सिलेक्शन होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन 22 दिन में मैं लगातार कंटिन्यू मेहनत करूँगा। पर डे यदि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति बदलने की आवश्यकता होगी तो बदलूंगा, यदि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता होगी तो पढ़ूंगा। 20-22 दिन में अच्छे से मेहनत करूंगा फॉर EMRS, और जब यहाँ रूटीन बन जाएगा तो आगे भी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गई एक मोटी मोटी बात, जो कई सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में अपने आप की प्रिपरेशन को हटा सकते थे या अपने आप की जो प्रिपरेशन उसको ख़राब कर सकते थे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी।
इसके जैसा कि आपको पता है दो बड़े पार्ट हैं जिनसे सिलेक्शन होने हैं, एक तो एमसीक्यू पार्ट है और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ठीक है, यदि हम बात करें ईएमआरएस वाले केस की तो ये 60 मार्क्स का जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं या एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, और ये 40 मार्क्स के। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जिससे लगभग हर एक स्टूडेंट जो पहली बार नहीं जुड़ा है, जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट की सेंट्रल की तैयारी कर रखी होगी, वो इसके बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू पार्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट का पता होना, फॉर्मूले के याद होना और प्रैक्टिस, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से इस पार्ट को तैयार कर लिया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम चल रही है इस पार्ट की कि सर अब हमारे पास टाइम कम है। आप तो ऐसा बताइए कि यदि आज तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मतलब 25 फरवरी तक मैंने कुछ भी ना पढ़ा हो, 26 फरवरी तक मैंने कुछ भी ना पढ़ा हो, तो मैं कैसे इतना कवर करूं कि मैं सिलेक्शन की रेस में आ जाऊं या मैं सिलेक्शन ले लूं। तो अब इस लेक्चर का जो मोटिव है वो ये है कि आपको बचे हुए दिनों में कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करते हैं 25 से। ठीक है, और आपको 21 मार्च तक यात्रा करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम पेपर होगा। हो सकता है कुछ दिन आप इसमें इधर उधर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखना, मन में बिल्कुल बैठा लो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तैयारी इजी तो है लेकिन वेरी वेरी इजी है। किसके कंपैरिजन में? एमसीक्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसे तैयारी इजी है? आपको डिप्रेशन किसका है? राइटिंग स्किल्स का है कि सर इसका क्या करूं। आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं, इसको पहले छोड़ दो, इसको सोचना बाद में। पहले स्किल से ज़्यादा जरूरी है राइटिंग करना। यदि राइटिंग नहीं कर पाओगे तो स्किल्स भी डेवलप नहीं होगी। हम पूरा सुनना, पहले कुछ मत बोलना, आपको लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, लेकिन सुनो, क्योंकि अब तक हम राइटिंग स्किल्स को वैल्यू देते आए हैं, अब कह रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स के बारे में बाद में सोचना। ऐसा एक रीज़न है, उसकी वजह से कह रहे हैं। आप सोचो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की जान क्या है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट का रूट क्या है जिससे डिस्क्रिप्टिव पार्ट सॉल्व होगा। वो है कॉन्सेप्ट, या इससे भी ऊपर कहें तो यहां काम आता है आपका डेरिवेशन। ठीक है, यदि ये आपका पार्ट तैयार है, डेरिवेशन का मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में डेरिवेशन पता होना और उस टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ होना। हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया थोड़ी बहुत समझ होगी और डेरिवेशन तैयार होगा तो भी काम हो जाएगा। आप ये मत सोचने में टाइम मत लगाना, या ये मत सोचना आप कि मैं कहाँ से कंटेंट पढ़ूँ, कैसे कंटेंट पढ़ूँ। हम आपको खुला बता रहे हैं, फिजिक्स दुनिया में एक ही है। यहाँ से पढ़ो, बाहर से पढ़ो, कोई और नोट्स पढ़ो, किताब पढ़ो, हमने जो नोट्स डिस्क्रिप्टिव के प्रोवाइड किए वो पढ़ो, कहीं से पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना, डेरिवेशन पार्ट को तैयार करते वक्त ये शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। स्वीट का मतलब हर एक स्टेप क्लियर दिख जाए, और शॉर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। बस ये यदि आपके किसी भी डेरिवेशन पार्ट को तैयार करने में एक क्वालिटी है तो बेसिक स्ट्रक्चर डेरिवेशन का तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा। देखो, बात ऐसा है, जैसा कि हमने राइटिंग स्किल्स का एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, और दूसरा लेक्चर आपके ऐप में मिल जाएगा। वो ये है कि जो जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, हमने कहा कि किसी भी डेरिवेशन पार्ट को लिखने के लिए ये सारे पॉइंट बहुत रिक्वायर होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कहेंगे सर इन पॉइंट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप डेरिवेशन को लिख पाएँ, दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन पॉइंट्स के साथ लिख पाएँ। हमारी बात ध्यान से सुनना, हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि नहीं पहले इस पॉइंट को समझो उसके बाद डेरिवेशन याद करना, नहीं, पहले डेरिवेशन फिर ये पॉइंट्स। क्योंकि यदि हम एसेंशियल काम, जरूरी काम नहीं कर रहे हैं और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की पहले तैयारी कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए, डेरिवेशन पार्ट को तैयार करना। कैसे कर सकते हैं, आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल हो, हमारे नोट्स, 12th क्लास के आसपास कोई बच्चा हो उसके नोट्स, टेक्स्ट बुक, NCERT या कोई भी ऐसी बुक जिसमें डेरिवेशन पार्ट लिखा है, मतलब 11-12 का कंटेंट लिखा है, तो आप बस इस टॉपिक की बेसिक सी समझ, जरूरी नहीं है कि NCERT की लैंग्वेज लिखो, जरूरी नहीं है कि हमने जो कंटेंट दिया उसकी लैंग्वेज लिखो, जरूरी नहीं है कि किसी और ने कोई कंटेंट दिया उसकी लैंग्वेज लिखो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, बस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता होना चाहिए। हम लैंग्वेज से लिख देंगे, क्योंकि वहां पे वो ये नहीं ढूंढने बैठेगा कि यार ये NCERT यहाँ खोल दी, आपकी आंसर शीट यहाँ खोल दी और मैच कर रहा है, नहीं करेगा। वो चाहता है कि दिए हुए टाइम में आप क्या सोच के लिख पा रहे हैं,
जरूरी नहीं है कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन को बेहतरीन लिख पाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना कि राइटिंग स्किल्स के चक्कर में 15 में से 15 क्वेश्चन को आप अच्छा ना लिख पाओ। कम से कम पहले बेसिक एसेंशियल तो लिखो, फिर अच्छी चीजें हो जाएंगी। और इसको तैयार करने का हमने कितना आसान तरीका बताया। आपको क्या बताया इंट्रोडक्शन के बारे में? कोई भी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में मत लिखो, क्वेश्चन देखो ये इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा, ये केवल एक बात से पता चलेगा, क्वेश्चन से। क्वेश्चन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ड्यू टू द डाइपोल पूछ रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है द्विध्रुव के कारण एक्सियल पॉइंट पे, तो यही बात लिखनी है कि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड द्विध्रुव के कारण एक्सियल पॉइंट पे पूछा गया है, और जो द्विध्रुव के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों चीजें इसमें बतानी है, तो क्या पूछा है और मैं कैसे डील करूंगा। तो बताइए इंट्रोडक्शन लिखने में क्या परेशानी है? अब आप कहोगे कि साहब डेरिवेशन पार्ट मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? ये तो क्वेश्चन से हो गया, ठीक है। रही बात एजम्पशन की, कंडीशंस की, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया है लेक्चर में। क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके आपको बता दिया है, ऑफलाइन आंसर राइटिंग करके आपको बता दिया है। एजम्पशन में क्या लिखते हैं? जो भी उस डेरिवेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ किए हैं, जो भी उस डेरिवेशन के लिए अप्रॉक्सीमेशन आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आप डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें डाइपोल के कारण, तो सर हम डाइपोल लेंगे क्यू और क्यू चार्ज का, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a है, ये एजम्पशन है, माना है। इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दैट इज द एजम्पशन। और हम r इज लेस देन a की कंडीशन लेंगे, सॉरी r जो है वो a की तुलना में, बीच की दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये 3-4 बातें होगी, एजम्पशन होगी, जो कि हर एक डेरिवेशन लिखना जरूरी है। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप डेरिवेशन करेंगे, कोशिश करेंगे डेरिवेशन में स्पेशली खुला खुला दिखे, और जो आप फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो साइड में आप लिख दो, ठीक है। ये बेसिक बताया, हालांकि इसका स्पेशल लेक्चर आप देख लेना, हमने इसका 2.5-3 घंटे का स्पेशल लेक्चर लिया है, उसमें हर एक पॉइंट को लिख के बताया है, ऑफलाइन भी और यहाँ बोर्ड पे भी, ठीक है। डायग्राम आपको पता है, ग्राफ लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट बॉक्स में होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, डेरिवेशन करने के बाद अलग से आपको फाइनल रिजल्ट लिखना होता है। इसके बारे में भी आपको एक स्पेशल PDF दे दी है, आपको भटकना ही नहीं। और जो हम आपको बताएं, जो हमने आपको नोट्स दिए ना, उनको पढ़ लो, सच बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा बेस्ट लिखा है उसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। रटना नहीं है, वापस सुन लो, रटने बैठोगे तो एक भी चैप्टर को पूरा नहीं कर पाओगे। केवल समझने बैठो कि अच्छा ये डाइपोल का मतलब है, तो एक कॉपी लेके बैठ लो, उसमें डाइपोल की हिंट डाल दो। जैसे आपने कोई डेरिवेशन याद कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से किसी भी जो लूप है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मान लीजिए आप सोलेनॉइड का कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, सोलेनॉइड के कारण व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ऐसे आप कर रहे हैं, तो उसका की पॉइंट आपको ढूंढ के लिख देना है। आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, उसमें एक डायग्राम बना देंगे सोलेनॉइड का, फिर क्या करेंगे, एक वायर डाल देंगे, आप इसको ABC प्रोनाउंस कर देंगे, ठीक है, ABC है, फिर इसकी लेंथ LL डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एम्पियर का लॉ लिख देंगे कि एम्पियर का लॉ ये होता है VDL म्यू नॉट I, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 सेक्शन कर देंगे, AB BC CD और DA। आपको पता है ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 का। यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 का। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ 0 डिग्री, एक आंसर आ जाएगा, ये फाइनल। तो आपको क्या करना है, तैयारी करने के लिए हर एक डेरिवेशन का की पॉइंट पकड़ना है, जिससे वो डेरिवेशन चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लो। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द डाइपोल। आप कहेंगे सर आपको ये वाला एग्जांपल बड़ा पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एग्जांपल आने की प्रोबेबिलिटी है भी, और इससे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जिसमें इंट्रोडक्शन भी है, एजम्पशंस भी है, डायग्राम भी है, डेरिवेशन भी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, रिजल्ट भी है, सब कुछ है इसमें। इस वजह से इसको लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई घर का है, ये सब कुछ सेम ही है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। अब इसके डेरिवेशन में क्या दिखोगे कि जैसे इसका एक डायग्राम बनता है, -q + q, और इसके बीच की दूरी a, ये मिड पॉइंट हो गया O, और यहाँ से r दूरी पे हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को क्या करना है, P पॉइंट पे निकालने के लिए ऐड करना है, प्लस के कारण और माइनस के कारण। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये की पॉइंट हो गया। मान लीजिए तो आपको आता होगा, पर मान लो कैसे इसका की पॉइंट तैयार करेंगे कि भाई अपन को दोनों अलग अलग चार्ज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पहला की पॉइंट, दूसरा क्या करना है, उसके बाद जोड़ देना है, फिर कैलकुलेशन है, फिर आंसर है, ये लो। तो हर एक पॉइंट में एक की पॉइंट होता है, हर एक डेरिवेशन में कुछ 2-3 की पॉइंट होते हैं, उनको पकड़ना होता है। तो डेरिवेशन पूरा तैयार कि यार अच्छा इसकी वजह से, जैसे आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स से उसमें देखा होगा, हमने बहुत सारे डायग्राम बनवाए हैं इस तरीके की, पानी में कोई पत्थर लटका दिया या कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है mg का, ऊपर जो है बायोंट फोर्स लग रहा है। तो इस पूरे आपको याद होगा लेक्चर, यदि आपने देखा होगा, तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। इस पूरे डायग्राम से ही डेरिवेशन ड्रॉ किया है,
डेरिवेशन याद करना ही नहीं, डायग्राम से सॉल्व हो जाता है। और जिसको डेरिवेशन अब भी रटना पड़ रहा है ना, वो EMRS की तैयारी छोड़ दे। समझ आ रहा है? तो एक बात ध्यान रखना, डेरिवेशन को रटना नहीं है, पहला काम डेरिवेशन तैयार करना है, उसके बाद फिर आपको ये इन पॉइंट्स पे अपने को काम करना है। इनके कुछ नहीं करना, 2-3 लेक्चर इन पॉइंट्स के आपको दे दिए हैं, उनको देख लेना शांति से। और हमने ऑफलाइन खुद ने आंसर राइटिंग की है, उस आंसर राइटिंग को एक बार देख लेना। ऑफलाइन का मतलब ऑन द पेपर आंसर राइटिंग करके आपको दे दिए, तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, ये हमारे कुछ हमने बहुत अच्छी रिसर्च की है, खास तौर पे ये और एक ड्राफ्टिंग वाला होगा, ये इन दोनों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ये भी है, सॉरी ये भी है मार्किंग सिस्टम, क्योंकि पता लग जाएगा काम कैसे होता है। ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, बट हाँ जो भी रिसर्च की है वो एक लेक्चर है, इसको आपको देखना होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है, ठीक है। और यदि आप किसी भी बैच में हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से तैयारी करो। आपको लग रहा है कि सर मैं अपने हिसाब से तैयारी कर सकता हूं, तो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, करो तैयारी। सिलेक्शन हर जगह से होते हैं, ऐसा नहीं होता कोई इंस्टीट्यूट ही रेस्पॉन्सिबल हो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आप कैसे भी तैयारी कर सकते हैं, ये सारी बेसिक जानकारियाँ यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह अवेलेबल हैं। दूसरा, यदि आप MCQ पार्ट की बात करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा काम है। MCQ पार्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, उसके फॉर्मूले और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो आपकी पहले होगी। डेरिवेशन पार्ट हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। जो ये नेक्स्ट होली का ओकेजन आ रहा है 2, 3, 4 मार्च को, है ना, तो खास अरेंजमेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, खास अरेंजमेंट है ना। क्या अरेंजमेंट है खास? पहला खास अरेंजमेंट है कि हमको पता है टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मेहनत से हमने तैयार की है, और उस टेस्ट सीरीज का आप यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन उसका खास यूज करवाने के लिए हमने क्या किए हैं, जो टोटल डिस्क्रिप्टेड 575 क्वेश्चन हमने दिए थे आपको, डिस्क्रिप्टेड, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था, उसमें से भी आपके लिए टाइम कम है, इसलिए टॉप 100 क्वेश्चन तैयार करके देंगे कि आप उन क्वेश्चंस को तो कर लें, और नहीं कर सकते तो कम से कम उनको एक बार आप पढ़ लें, जैसे डेरिवेशन की समझ आ जाएगी, जैसे आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। ये तो आप काम करना, ये जरूरी है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए प्लानिंग हो रही है, ठीक है। और भी अच्छे से तैयारी, बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। पहले जो एक इश्यू आ रहा था, जो ऐप कंटेंट है वो आपको PC पे यूज़ करने में थोड़ा बहुत तकलीफ आ रहा था, वो परमानेंट क्लोज कर दिया है तकलीफ को। आप आराम से अब आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में यूज़ कर पाएंगे कंटेंट को, ऑन PC, ऑन लैपटॉप, मोबाइल, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सॉर्ट आउट करवा दी। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और दोनों की मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाएगी। मेहनत करो, देखो ब्लेम मत करना, खुद को टॉर्चर मत करना कि तू पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, टाइम पहले ख़राब कर दिया, टाइम ख़राब कर दिया, वो सब हो गया जो हो गया। अब जो टाइम बचा है उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, हम आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज हम कर रहे हैं 25 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। हमको पता है कि आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन देने ही पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम तभी सोचते हैं जब डेट आ जाती है। ये प्लानिंग ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही है और ये एंडिंग पे आ गई है। इसी की वजह से फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज है उसमें एडवांस क्वेश्चन और अच्छे से डालें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए काम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक काम करें, आने वाले 2, 4, 5 दिन में जो डिस्क्रिप्टेड नोट्स आपको दिए, एक बार उनको पढ़ दें, हल्का हल्का पढ़ दें, ठीक है। और उनको पढ़ने के बाद आपको केवल और केवल जो हम टॉप 100 क्वेश्चन देंगे वो लगा लेने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये लो झंझट। और इन सारे लेक्चर्स के लिए हमने आपको इन सारे पॉइंट्स के लिए हमने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। उसमें हमने आपको हमने आपको ऐप में ऑफलाइन आंसर राइटिंग भी जो है बताइए, और यदि अपलोड हमने वैसे बोल दिया है अपलोड करने के लिए, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वैसे 99% नहीं होना चाहिए कि अपलोड नहीं हुआ हो गया होगा, बट हम चेक कर लेंगे एक बार। और आंसर राइटिंग डेरिवेशन पार्ट की अपलोड कर रहे हैं अलग से, है ना, 1-2 क्वेश्चन जितने भी हम उसमें लिख पाएंगे समझाने के पर्पज से। थ्योरेटिकल पार्ट की, न्यूमेरिकल पार्ट की, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें सारे मल्टीपल पार्ट सेम थीम के हों, सेम यूनिट के हों, डिफरेंट यूनिट्स के हों, तो हम खुद अपने हाथ से लिख के कोशिश कर रहे हैं दोनों लैंग्वेज में लिखें, बट पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं, और धीरे धीरे यदि हम कोशिश करेंगे कि यदि हमको जल्दी लिखवाना पड़ा तो किसी से लिखवा भी लेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 1-1, 2-2 तो हम आपको बता दें, जिससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए लिखने का, उस गैप में लिखने का। जो आपको हमने शीट भेजी है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, कोई खास परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं। जिसके पास शीट नहीं है, जिसके पास ऐसी कोई साधन नहीं है, वो एक वाइट पेज लेना A4 वाला, और जैसा हमने शीट का डेमो दिया है वैसे लाइन खींच लेना ऊपर नीचे और उसमें लिख लेना, कोई पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है,
सीट भी लगभग वही है, पर हाँ हमने सीट अपने हिसाब से दी है, क्योंकि ऑफलाइन कोई मटेरियल होता है तो लिखने में एक अलग इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक अलग इन्वायरमेंट डेवलप होता है एग्जाम का, इसलिए दी है। बाकी का आप उसको घर पे भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। और कोई बात हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है वो वैसे आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, होली पे हो सकता है कि जो अलग किसी कोर्स में जाना चाहता हो तो ऑफर भी आएगा, बहुत बड़ा ऑफर आएगा, बट आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, आप तो अपनी तैयारी पे ध्यान दो।